मैं अभिषेक चित्रांशी, स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमने 16 महाजनपद के बारे में विस्तार से पढ़ रखा था। उसके बाद हमने इरानियन इन्वेजन और साथ ही साथ जो है कि हमने यूनानी आक्रमण को भी संक्षिप्त में देखा था। अब हम 16 महाजनपद में से जो बहुत तेज़ी से विकसित हुआ, जिसका नाम मगध था, मगध को हम मौर्यों के साथ जोड़ के देखेंगे, क्योंकि मगध और मौर्य को साथ में पढ़ना आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो हम मगध और मौर्य आज देखने वाले हैं, और इसमें हम आपको दो चीज़ बता दें कि मगध को हम मौर्य शासकों से जोड़ के जो देखेंगे ना, इसमें दो तीन शासकों को हम बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम सिर्फ मगध का उत्कर्ष देखना शुरू करें, देखिए मैंने क्या कर रखा है कि इसको आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आए चीज़ें, इसलिए मैंने आपको इसे दो फेज़ में बांट रखा है, फर्स्ट फेज़ और आगे चल के हम दूसरा फेज़ भी नीचे देखेंगे। बहरहाल इस वंश में ना, मगध के उत्कर्ष में हम मूलतः 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कुछ शासक ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रतापी किस्म के होते हैं, और उनमें से कुछ के बेटे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पिता या दादा का नाम लेके आगे चलते हैं, पर उतने अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में दिक्कत क्या होती है कि उनका साम्राज्य आगे चल के विघटित हो जाता है। तो हम इसमें जो मूल रूप से देखेंगे ना, वो हम देखेंगे 3 व्यक्तियों को, ठीक है। 3 व्यक्तियों को अगर हम देखने जाए, और इसे तो आप 3 परिवार भी कह सकते हैं, ठीक है। एक है हसीन, आप इसे याद कर सकते हैं। जो पहला है, इसे हम कहेंगे हर्यंक वंश। हर्यंक वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसका मतलब है कि सभी ने अपने पिता का हत्या करके ही गद्दी पाई, ठीक है। जिनमें से कि अशोक भी आगे चल के एक रहा। हालांकि अशोक ने डायरेक्टली फादर का नहीं, अपने भाइयों की हत्या करके, वो कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था। तो एक तो हम हर्यंक वंश पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, एक शिशुनाग वंश। देखिए, शिशुनाग वंश भी है और शिशुनाग शासक का भी नाम है, फाइन। और जो तीसरा है यानी कि नंदवंश, जिसमें आपको ध्यान होगा कि घनानंद या धनानंद बहुत एक अलोकप्रिय शासक था। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, शासक बहुत सारे हैं, पर मूल रूप से जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं इन्हें ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हम देख सकते हैं। हमने इसमें एक चीज़ आपके लिए और अच्छी कर रखी है कि आपको हसीन याद रहना चाहिए, ताकि आपको इसे पढ़ने में ध्यान रहेगा। आप हसीन इसे याद रख सकते हैं। देखिए, पहले पेज को हम हर्यंक वंश को लेकर चलेंगे, जो कि 545 से 544 बीसी के आसपास का है। इसमें बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ और उदयन हुआ। ये एक दूसरे के बेटे हैं, ठीक है। हर्यंक वंश शुरू होता है बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन की ज़्यादातर बातें इसमें हम करेंगे। फिर आइए अब देखिए शिशुनाग। शिशुनाग में जो कालाशोक है, इसके उत्तराधिकारी हुए, और उसके बाद सीधा नंदवंश। एक और बात ध्यान रखिए, हर्यंक वंश शुरू हो रहा है अलग किस्म के टेम्परामेंट को लेके, लेकिन हर्यंक वंश में जो बिंबिसार है ना, ये है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। बेसिकली हर्यंक वंश में चंद्रगुप्त मौर्य मूल आए, और इसके बाद इनकी जो डेट लाइन बनी वो कुछ इस तरीके से बनी। चंद्रगुप्त मौर्य, चूँकि मौर्य नाम से ही पहले कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, मौर्य कोई विशेष टाइटल नहीं है, जबकि सिर्फ इतना सा है कि मौर्य को मौर्य भी कहा जाता है लेखों में। और मौर्य इसलिए क्योंकि इनकी जो माता हैं वो मोर को पालने का काम करती थी, इसलिए इनको मोर से ज़्यादा लगाव था। इसी को आगे चल के आप देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आते हैं, तो वो अपने सिक्कों पर भी मोर की आकृति को लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को हम अभी आगे डिटेल करेंगे। बहरहाल बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश को भी शुरू करा, और उसका पुत्र हुआ कालाशोक। चूँकि ये बहुत काला था, इस वजह से इसे संस्कृत लेखों में काकवर्ण भी कहा गया है। फिर इसके उत्तराधिकारी हुए, और उन उत्तराधिकारियों ने शुरू किया नंदवंश। नंदवंश में जो महापद्मनंद है, ये बहुत ही प्रतापी टाइप का राजा हुआ, बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही हॉट माइंडसेट का व्यक्ति हुआ, बहुत ही गर्म दिमाग का व्यक्ति, जो कि आगे चल के बहुत सारी चीज़ें करेगा, उसको हम डिटेल करेंगे। और उसमें जो एक अलोकप्रिय शासक हुआ, यह हुआ घनानंद।
अलोकप्रिय इसलिए क्योंकि इसे धन से बहुत प्रेम था, धन से बहुत लगाव था। ये अपने धन को किसी और में नहीं बांटना चाहता था, इसकी जनता भाड़ में जाए पर इसके पास अपना धन होना चाहिए था। धनानंद के समय ही जो है कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और सिकंदर का आक्रमण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस समय पुरु या पोरस एक राजा हुए जिनसे सिकंदर का साथ में युद्ध हुआ। हालांकि उसका परिणाम ऐसा रहा कि पुरु हार गए। ये मैं आपको एक ओवरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। बहरहाल नेक्स्ट आइए, सिकंदर का आक्रमण है ना, ये बौद्ध और जैन साहित्य में वर्णित किया गया है। बहरहाल जो हमारे पुराण हैं, ऐसा माना गया कि सूत जाति के द्वारा लिखे गए हैं, और राजा के दरबार में जो चारण भाट होते थे, चारण भाट का मतलब है जो राजा के प्रशंसा गीत गाते थे, उन्हें चारण भाट कहा जाता था, जो कि राजकीय सम्मान के साथ उन्हें पे किया जाता था, और वो राजा के सम्मान में कथाएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे, साहित्य लिखते थे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। और एक चीज़, जो पुराण हैं वो हमारे सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित को दर्शाते हैं। ये सभी चीज़ें जो है ना, ये टाइम लैप्स को दिखाती हैं, टाइम पीरियड्स को दिखाती हैं ये। ठीक है। और पुराणों क्या है, पुराणों को जो अंतिम रूप दिया गया है वो गुप्त काल में दिया गया है, और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वो 275 टू 550 एडी तक में दिया गया था। और आप ध्यान रखेंगे कि इसी के टाइम पीरियड में रामायण और महाभारत भी संकलित किए गए, ऐसा मान्यता है। ठीक है। और आप ध्यान देखिए, गुप्तों के समय में पूर्ण उल्लेख मिलता है किस चीज़ का, रामायण और महाभारत का। गुप्तों के टाइम पे भूमिदान परंपरा भी थी, भूमि पर जन्मनाधिकार, यानी कि अगर पिता की संपत्ति है तो उसके बाद जो संपत्ति हस्तांतरित होगी वो किसे होगी, पुत्र को होगी। नेक्स्ट देखिए, राजाओं की काल्पनिक वंशावली को पुराणों से संबंधित किया गया था। ठीक है, उनकी वैलिडिटी को और अच्छा करने के लिए, तथा पुराणों में इनको मनु से विस्तारित किया गया। ठीक है। देखिए क्या कहा गया है इसमें, अब हम डिटेल में थोड़ा और डीप जा रहे हैं। क्या है कि पुराणों में मगध का जो पुरातन वंश है वो हर्यंक वंश नहीं, इसीलिए मैं आपको यहाँ से शुरू नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमने हर्यंक वंश को जो है कि इस तरीके से पढ़ रखा है, आपके दिमाग में माइंडसेट बना होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ शुरू किया, जबकि यहाँ पे कुछ मतैक्यता भी है। क्या कह रहे हैं कि पुराणों में जो मगध है ना, वो हर्यंक वंश इसका पुरातन वंश नहीं है, बल्कि इसको वृहदत वंश से जोड़ा गया है, कि जो हर्यंक वंश है वो मगध का सबसे पुराना वंश नहीं है, जबकि वृहदत है, वृहदत वंश है। रामायण में मगध को वासुमती कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो रामायण में वर्णित वासुमती है, यह क्षेत्र किस क्षेत्र को संदर्भित करता है, तो आप मगध पे जाएंगे। ठीक है। वृहदत वंश यहाँ पे जो लिख रखा है मैंने, वो इसलिए है कि आपको डिटेल ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि वृहदत जो है ना, जो वृहदत वंश था, यह वृहदत जो राजा हुआ वो वासुचैदय का पुत्र है, यानी कि वृहदत के जो पिता हैं वो वासुचैदय हैं, तथा जरासंध का पिता है, यानी कि जरासंध का पिता कौन हो गया, वृहदत, और वृहदत के पिता कौन हो गए, वासुचैदय। और इसमें जो जरासंध है वो कंस का ससुर है। जरासंध और यूनानी राजा के संयुक्त आक्रमण ने कृष्ण पर हमला किया, और ये वही श्री कृष्ण हैं जिनको रणछोड़ की उपाधि दी गई। वो अपने रण को छोड़ के भाग गए, या उससे फिलहाल के लिए मुंह मोड़ा। अब हम इस चीज़ को दूसरे फेज में जब लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जानकारी और विस्तृत होती चली जाएगी। सेकेंड फेज क्या कहता है, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में दूसरा फेज मैंने बना रखा है वो है कि 322 BC के आसपास इसका टाइम पीरियड चलता है, और इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र और इनके अन्य जो संतानें हैं उस पर चलेंगे। तो आप मूल रूप से हर्यंक वंश को अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। अब आइए आप नीचे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध का विजय किया 317 BC में। इसे यूथिडेमस या यूडेमस कहा जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी जो है कि विदेशी यात्रियों ने इसको संकलित किया इसके नाम को, जबकि एंड्रोकोट्स जो इसका नाम था उसको प्लूटार्क और एपियानस दोनों अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, और
सेंड्रो कोट्स, स्ट्रैबो तथा जस्टिन इसे कोट करते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जबकि सेंड्रो कोट्स और एंड्रो कोट्स दोनों को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में परिभाषित करने वाले जो विद्वान हुए वो रहे विलियम जोन्स। आप दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स और एंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से करी थी। जस्टिन और प्लूटार्क कहते हैं कि 6 लाख की सेना लेके वो पूरी भारत को जीत गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही है। अब आप समझिए, कल्पना मात्र से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसके पास 6 लाख की बड़ी सेना हो, अभी एक व्यक्ति अपने आसपास 100 लोगों को जुटा ले तो आपको लगेगा कि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के साथ 6 लाख की सेना चल रही हो कितना प्रभावशाली रहा होगा। तो 6 लाख की सेना के साथ भारत को जीत लिया, पूरे भारत को जीता। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, इसका विवरण दे रहा है जस्टिन और प्लूटार्क। यही प्लूटार्क कहता है कि सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट में दिए थे। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर ने एरियाना यानी कि हेरात का जो प्रदेश है वो चंद्रगुप्त को दिया। अब हेरात में कौन कौन से एरिया आते हैं, अराकोशिया जिसे कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया जिसे मकरान तट कहते हैं, पेरोपेमिसदाई जिसे काबुल कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जो इनके सबसे अच्छे टीचर थे, आचार्य थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जो है कि तक्षशिला में आचार्य थे, एक टीचर थे। ठीक है, और इन्होंने लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपको देखने में या सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये इकोनॉमिक बेस्ड कोई बुक रही होगी, जबकि नहीं। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि राजा को कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, राज्य को कैसे चलाना चाहिए, कैसे कर लगाने चाहिए और कैसी सैनिक व्यवस्था रखनी चाहिए, इस बारे में वो बताते हैं। मूलतः अर्थशास्त्र राजत्व सिद्धांत के मूल रूप से इसे बताती है। ध्यान रखिएगा कि चाणक्य को जो विशाख दत्त हैं, और विशाख दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें चाणक्य को वृषल कहा गया है, और वृषल का अर्थ होता है कुलहीन। ठीक है, और चाणक्य को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न ये है कि वो मरा नहीं मरा, कहाँ रह गया। तो सुबंधु ने चाणक्य को जला कर मार डाला था। ध्यान रखिएगा, चाणक्य को किसने मारा, तो सुबंधु ने जला के मार दिया। ठीक है, अब 298 से 96 में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। ठीक है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से इसकी मृत्यु होती है, और ये जैन साहित्य में भी वर्णित है। ध्यान रखिए, 298 से 96 तक में चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है। साथ ही मगध में अकाल भी पड़ता है। चंद्रगुप्त की मृत्यु इसलिए होती है कि जब अकाल पड़ा मगध में, तो यह लगभग 12 वर्षों का था। इसमें जो है कि बहुत सारे लोग मर गए। मरने के साथ दिक्कत ये होती है कि जैसे ही लोग मरे, एक प्रतापी राजा जो है अपने जो राज्य के लोग हैं उनको अपने पुत्र पुत्रियों की तरह उन्हें उनका ख्याल रखता है। तो चंद्रगुप्त से देखा नहीं गया। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु जो कि वहाँ पे जैन आचार्य थे, उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भद्रबाहु ने उत्तर दिया कि तुमने भविष्य में जो भी आगे तुम करोगे उसको एक तरीके से तुम ये मान लो कि तुम इसका प्रायश्चित कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए क्योंकि जो तुमने पूर्व में बहुत सारे लोगों को जीता है, ये जो 6 लाख की सेना लेके तुम बहुत सारे लोगों को जीत रखे हो, बहुत सारा क्षेत्र जीता है, तो उसमें तुमने बहुत लोगों को मारा भी होगा। तो उसका प्रभाव है कि मगध में अकाल पड़ा है, इस वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो चंद्रगुप्त ने पूछा कि इसका निवारण क्या हो सकता है। तो भद्रबाहु ने कहा कि तुम चल के अब इस चीज़ का प्रायश्चित करो। तो उनकी बात मान के वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गए और संलेखना पद्धति से अपनी देह का त्याग किया। संलेखना पद्धति क्या है? संलेखना पद्धति ये है कि 60 दिनों तक अपने देह को भूखा रखकर धीरे धीरे प्राण की आहुति देना या प्राण त्याग देना, शरीर को कमज़ोर करके। ध्यान रखिएगा, अगर जैन आचार्य या जैन पद्धति से कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो संलेखना कही जाएगी। जबकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो गृहस्थ आश्रम में है और उससे इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसे संथारा कहा जाएगा। अभी राजस्थान में पिछले साल एक कोर्ट केस आया कि उसमें संथारा के बारे में एक अपील की गई। संथारा
संथारा के बारे में कि बेसिकली संथारा जो है ये किसी धर्म का हो वो ठीक है, पर संथारा आत्महत्या की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि लोग धीरे धीरे इससे मर रहे हैं या इस प्रक्रिया को अपनाकर अपना प्राण त्याग रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा चूँकि ये स्व विवेक का मामला है और इसमें धर्म विशेष में अगर ऐसा लिखा गया है, इसमें किसी को हानि नहीं पहुंचाई जा रही है, तो इससे कोई इशू नहीं होता है। तो संथारा को जो है कि हाई कोर्ट राजस्थान ने अलाउ कर दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, संलेखना का मतलब भी आप समझ गए और जैन साहित्य में इसको जो है कि बताया भी गया है। चंद्रगुप्त का जो पुत्र है, जो बिंदुसार है, इसे एरिड्रोचेटस या अमित्रघात भी कहा गया। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 298 से 96 और 273 बीसी तक का रहा। हालांकि इसमें अशोक का टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं। अब बिंदुसार का जो अमात्य है, बिंदुसार का जो अमात्य है उसका नाम है राधागुप्त या खल्लाटक। और राधागुप्त खल्लाटक जो हैं, इन्हीं के षड्यंत्रों से अशोक गद्दी पर बैठा। ठीक है, मैंने बताया आपको ऊपर कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। तो उसको गद्दी पर बैठाने पे जो सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ था वो किसका था? राधागुप्त और खल्लाटक, या राधागुप्त या खल्लाटक का। ठीक है, ये दोनों अमात्य थे बिंदुसार के। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जो तमिल लेखक मामूल नार हैं, मामूल नार तमिल लेखक जो हैं वो कहते हैं कि श्वेत पताका के चमकने और गरजते हुए चलने का उल्लेख करता है। किसके बारे में? यह बिंदुसार के बारे में बात कर रहे हैं मामूल नार, कि जब ये चलता था तो श्वेत पताका चमकती थी और गरजते हुए चलती थी। यह प्रश्न 97 के IAS में भी पूछा गया था। अहनानुरु और पुरनानुरु जो व्यक्ति हैं, जो दार्शनिक हैं, जो विद्वान हैं, वो कहते हैं कि मौर्यों का उल्लेख दक्षिण संगम साहित्य में भी आपको देखने को मिल जाएगा। एथेनियस, अभी इसको छोड़ दीजिए, ऊपर आइए आप। बिंदुसार को हमने देखा अभी। बिंदुसार के बाद जो अशोक है, अशोक 273 में सत्ता को प्राप्त करता है। 296 BC में इसका राज्याभिषेक होता है। 261 BC में यह कलिंग युद्ध करता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। कलिंग युद्ध के बाद अचानक से जो है कि एक वैकेंट सा माहौल हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे कोई शून्य सा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक को लगता है कि मैंने कितने ही लोगों को मार दिया। इसके बाद उसने तलवार उठाना बंद कर दिया था। इसके बाद गणों का, यानी कि जो लोग आते गए वो शासन करते गए, कोई बहुत स्पेसिफाइड किंग या कोई राजा नहीं था। 232 में जब मृत्यु होती है अशोक की, उसके बाद काल शुरू होता है उत्तराधिकारियों का, उनके बेटे, बेटे के बेटे, इस तरीके से। और ये टाइम पीरियड रहता है आपका 187 से 84 BC के आसपास का। और जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी है उसका नाम है बृहदत्त, जिसको अंतिम मौर्य नरेश कहते हैं। और इस अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और नई डायनेस्टी का बीज डाला, जिसको कहा गया शुंग वंश। शुंग वंश बेसिकली ब्राह्मण वंश है। ठीक है, ये ब्राह्मण वंश है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो बिंदुसार है ना, बिंदुसार के बारे में एक कथन बड़ा फेमस है कि क्या कहा जाता है कि जो एथेनियस, जो विदेशी यात्री आया, वो हेसिंगडर और हेगीसेंडर, जिसे आप हेसिंगडर कह सकते हैं या हेगीसेंडर कहते हैं, इस दोनों के लेख को आधार बनाकर एथेनियस कहता है। यानी कि हेसिंगडर या हेगीसेंडर के लेख को आधार बनाकर एथेनियस कहता है कि बिंदुसार ने सीरियाई नरेश एंटियोकस फर्स्ट को पत्र लिखकर 3 चीज़ों की मांग करी थी। कौन कौन सी? मीठी मदिरा की मांग करी थी, सूखी अंजीर की मांग करी थी और एक दार्शनिक की मांग करी थी। एंटियोकस ने कहा कि मीठी मदिरा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, सूखी अंजीर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, पर दार्शनिक हम आपको उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि ये हमारे परंपरा में नहीं शामिल है कि हम किसी व्यक्ति को आपकी सेवा में इस प्रकार से भेजें कि वो गिफ्ट के रूप में हो। तो दार्शनिक न देकर उसने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर दे दी थी। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिए आप, ऊपर आइए।
जो काला अशोक है ना, इसे काकवण कहा गया, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यह इसके नाम पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जन्म से काला बहुत था, लेकिन इसने अपनी संपत्ति में इजाफा बहुत किया। संपत्ति मतलब राज्य विस्तार, इसने राज्य विस्तार बहुत किया। ध्यान रखिएगा कि काला अशोक ने वो सभी राज्य जीते जो इनके मतलब मूलतः ऐसे राज्य जो कि इनके दादा यानी कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं जीते थे। उनके न जीते गई संपत्ति पर भी उसने क्या किया, कब्जा किया या उसका प्रयास किया, ठीक है। एक बात और चीज़, जो नंद वंश का जो महापद्मनंद है ना, ये महापद्मनंद सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण करता है। सर्वछत्रांतक का मतलब है कि यह क्षत्रिय को पसंद नहीं करता, ये सभी क्षत्रियों को मार देने वाला व्यक्ति है, ठीक है। और एक बात, पुराणों में इसे क्या कहा गया, जो महापद्मनंद है, पुराणों में इसे कहा गया द्वितीय परशुराम, इसे कहा गया कली का अंश, कली, ठीक है, इसे कली का अंश कहा गया। एक और चीज़ को कही गई, इसे भार्गव कहा गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि कली का अंश, द्वितीय परशुराम या भार्गव किसकी उपाधि थी, तो आपको पता रहे कि ये महापद्मनंद की उपाधि थी, ठीक है। और आपको बताया कि मैंने इसे सर्वछत्रांतक भी कहा गया, क्षत्रियों को जीतने वाला कहा गया। एक और बात, इसका राज्य समुद्र से समुद्र तक विस्तारित था, यानी कि एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक विस्तारित था। इसने क्या किया था कि इसने एक राट की उपाधि भी धारण करी। एक राट की उपाधि का धारण का मतलब होता है कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। इसने चारों दिशाओं को जीता था, इसलिए इसने एक राट की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, महापद्मनंद ने कलिंग को भी जीता। महापद्मनंद ने कलिंग को जीता, जिसका साक्ष्य मिलता है हाथी गुम्फा लेख में मिलता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि महापद्मनंद किस धर्म का अनुयायी था, तो यह जैन धर्म का अनुयायी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसने कलिंग से एक जिन की प्रतिमा भी उठा ले गई थी, ठीक है, और वहाँ एक नहर का निर्माण कराया कलिंग में। कलिंग जीता तो ठीक, वहाँ पे उसने क्या किया, एक नहर का निर्माण कराया था, ठीक है। इसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है, इसी हाथी गुम्फा लेख के अनुसार मिलती है कि कलिंग जीता भी और वहाँ पर नहर का भी निर्माण कराया था। इसके उत्तराधिकारियों में ये जो घनानंद है ना, धनानंद, आप इसे घनानंद या धनानंद, आपको जो भी ठीक लगता हो आप उसे कहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एकदम अलोकप्रिय शासक था। जस्टिन और प्लूटार्क दोनों कहते हैं कि इसके विरुद्ध याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त जो है सिकंदर से मिला था, किंतु सिकंदर को कन्फ्यूज़न हो गई। उसने क्या किया कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य को ही बंदी बना लिया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में डाकुओं की सेना लेकर पंजाब और सिंध का विजय कर लिया था। यहाँ जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है ना, पंजाब और सिंध का विजय किया। डाकुओं की सेना ली इसने यहाँ पे डाकुओं की सेना का मदद लेकर दोनों को जीता था, ठीक है। दो तीन बात मैं आपको और यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो मौर्य साम्राज्य है, अगर हम मगध के बारे में बात करेंगे तो मगध जो है ना, मगध को इसका जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। और पुराणों में मगध को क्या कहा गया है, कीकट प्रदेश कहा गया है, फाइन। और यहाँ का जो प्राचीनतम वंश है और जिसपे मतैक्यता है, मत भिन्नता है, वो क्या है कि हर्यंक वंश है या बृहद्रथ वंश है, जिसको मैंने आपको नीचे बता दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सभी राजा इम्पोर्टेंट हैं, पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको उनका डिटेल दे दिया। इस बारे में अगर आपको ज़रा भी कोई जानकारी अच्छी लगी हो या इससे आपकी जानकारी में कोई वृद्धि होती हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।